तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने इस अनीम के पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, तो आप सब जाके देख लेना। और आज हम इस अनीम का 9th एंड 10th एपिसोड देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम फ्रैंक को देखते हैं जो कि छुपने के लिए एक मैंशन में आ गया होता है। हम देखते हैं कि इस मैंशन में उसकी मुलाकात राय से होती है। फिर फ्रैंक राय से कहने लगता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, आज से मैं यहाँ का नया सर्वेंट हूँ। तुम्हें पता नहीं क्या इस घर के मास्टर तुम्हें पता ना भूल गए। फिर राय कहता है कि मैं यहाँ का मास्टर हूँ, इस मैंशन में मेरे अलावा कोई भी नहीं रहता। तभी वहाँ पर फ्रैंक को ढूंढते ढूंढते गैजुटल और रजस भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर गैजुटल राय से कहता है कि बिना बताए आने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। लॉर्ड के ऑर्डर से मैं इस इंसान को लेने आया हूँ, इसने हमें काफी दिक्कत दी है, इसलिए लॉर्ड इससे मिलना चाहते हैं। फिर राय कहता है कि ये मेरे साथ है। इसके बाद हम देखते हैं कि राय अपने मैजिक से फ्रैंक के कपड़े बदलने लगता है। फिर राय गैजुटल से कहने लगता है कि ये इसी मैंशन में काम करता है, मैं इसे मेरे पास से नहीं ले जाने दे सकता, लॉर्ड को ये कह देना। इस पर फिर गैजुटल कहता है कि ठीक है, हम ये बताकर दोबारा आएंगे। ये देखकर फिर फ्रैंक पूरी तरह से कंफ्यूजन में पड़ जाता है और कहता है कि वो चले गए, ये क्लैन लीडर को ऐसे कैसे भेज सकता है, आखिरकार ये आदमी कौन है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि राय और फ्रैंक को एक साथ रहते हुए 5 साल हो चुके थे। यहाँ पर गैजुटल राय से कहता है कि फ्रैंक को आपके साथ रहते हुए 5 साल बीत चुके हैं, मैंने अभी भी अपना मन नहीं बदला है, उसे यहाँ रहने देना बहुत खतरनाक है। बहुत से ऐसे नोबल्स हैं जो कि आपके खिलाफ हैं, क्योंकि आपने हमारे साथियों को मारने वाले इंसान को पनाह दी है। इस पर फिर राय कहता है कि चिंता करवाने के लिए मुझे माफ करना, मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोग क्यों इतनी चिंता कर रहे हो, मैं ध्यान रखूंगा। फिर गैजुटल कहता है कि प्लीज कम से कम उसे लॉर्ड की रिक्वेस्ट के मुताबिक उनके पास जाने दीजिए। अगर वो सबके सामने नोबिलिटी की आज्ञा मानता है तो शायद जो आग भड़क रही है वो बुझ जाएगी। फिर अगले सीन में हम फ्रैंक और राय को देखते हैं। फिर फ्रैंक राय से कहने लगता है कि क्या आपने आज भी पूरा दिन बाहर जागते हुए बिता दिया, मैंने आपको कभी भी मैंशन के बाहर जाते हुए नहीं देखा। इस पर फिर राय कहता है कि मैं कभी कभार जाता हूँ, तुम्हारे यहाँ आने से पहले मुझे लॉर्ड के पास बुलाया गया था। इस पर फिर फ्रैंक कहता है क्यों, क्या वो आखिरी बार था जब आप गए थे। इस पर फिर राय कहता है कि हाँ। फिर फ्रैंक मन ही मन में सोचने लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं था। फिर फ्रैंक राय से कहता है कि मेरे आने से पहले भी आप इसी तरह से जी रहे हैं। इस पर फिर राय कहता है कि हाँ। ये सुनकर फिर फ्रैंक पूरी तरह से शॉक हो जाता है। फिर फ्रैंक राय से पूछने लगता है कि क्या आपका बाहर ना जाने का कोई कारण है। इस पर फिर राय कहता है कि नहीं। फिर फ्रैंक राय से कहता है कि तो आप बाहर क्या देखते रहते हैं पूरा दिन। इस पर फिर राय कहता है कि आसमान, जंगल, पहाड़, इसी खिड़की से जो दिख सके वो सब, मेरे लिए इतना ही काफी है। इस पर फिर फ्रैंक कहने लगता है कि काफी है। फिर फ्रैंक मन ही मन में सोचने लगता है कि इन्होंने पूरी जिंदगी इस मैंशन में अकेले ही बताई है और इन्हें इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। फिर राय चाय पीते हुए कहता है कि जो चाय तुम बनाते हो वो मुझे पसंद है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक लॉर्ड के पास आ जाता है। फिर लॉर्ड फ्रैंक से कहते हैं कि मैं इतने वक्त से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, सोच रहा था कि तुम कब आओगे। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि माफ करना। फिर लॉर्ड कहता है कि तुम्हें यहाँ रहना कैसा लग रहा है। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि इतना भी बुरा नहीं है। फिर लॉर्ड कहते हैं कि मैं चौंक गया था जब मैंने सुना कि राय ने एक नौकर रख लिया है। फिर लॉर्ड फ्रैंक से कहते हैं क्या तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं और राय कैसे जुड़े हुए हैं, हम दोनों बाप बेटे जैसे हैं। इस पर भी फ्रैंक कहता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत कमजोर लगती है। इस पर फिर लॉर्ड कहता है कि हाँ सही कहा, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ पर वो मुझे जरा भी पसंद नहीं करता, इसीलिए मैं तुमसे थोड़ा जलता हूँ। तुमने अभी तक राय के साथ पैक्ट फॉर्म नहीं किया। इस पर भी फ्रैंक कहता है कि नहीं। फिर लॉर्ड कहते हैं कि सच में तुम्हें ये जल्दी कर लेना चाहिए। लॉर्ड कहते हैं कि अगर तुम उसके साथ ब्लड पैक्ट कर लो तब तुम लंबी जिंदगी जी पाओगे। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि ये कोई आसान काम नहीं है। फिर लॉर्ड कहते हैं कि क्या उसे अपना मास्टर चुनने में तुम्हें कोई खतरा है। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि नहीं, पर एक इंसान के तौर पर मेरे भी कुछ असूल हैं और एक नोबल की जिंदगी भर सेवा करने का आइडिया मुझे पसंद नहीं है। इस पर फिर लॉर्ड कहते हैं कि तो तुम उसके साथ इतने सालों से क्यों रहे, मुझे यकीन है तुम्हें पता होगा कि वो कितना अकेला है और उसने खुद ये अपने लिए चुना है। वक्त आने पर वो साथी नोबल्स को भी धोखा देता है, उनके सीक्रेट्स बाहर निकालता है और उन्हें जबरदस्ती नौकर बनाता है। हमारे पास हमारी प्रजाति को बचाने की जिम्मेदारी है, यही नोबिलिटी का काम है। बिना उसके लॉर्ड पावरलेस हैं, अपनी थ्रोन पर बैठने वाले के अलावा और कुछ नहीं। फिर फ्रैंक कहता है कि ये तो एक मजाक है, अगर मुझे सुझाव देना हो तो अपने लॉर्ड की अथॉरिटी से इस बकवास सिस्टम को मिटा देना चाहिए। इस पर फिर लॉर्ड जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा कर सकता तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती। फिर लॉर्ड कहते हैं कि जो अपनी जिंदगी बस मजे के लिए जीते हैं वो चीजों को अपनी सोच के हिसाब से नहीं बदल सकते। फिर लॉर्ड कहते हैं कि फ्रैंक तुम कितने दिलचस्प हो, मैं उसे अब से तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं क्लैन के लीडर्स लॉर्ड के पास इकट्ठा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि वो हमारा दुश्मन था, आपने उसे मारा क्यों नहीं। फिर लॉर्ड कहते हैं कि लगता है कि तुम सभी उससे नफरत करते हो,
हालांकि मुझे लगता है कि उसे और राय को ब्लड पैक्ट करना चाहिए। इस पर फिर ये लीडर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि आप क्या बोल रहे हैं, ये सब बेकार है। हम देखते हैं कि इस लीडर का नाम रॉकी होता है। फिर ये कहता है कि लॉर्ड, उस जैसे का राय के साथ रहना खतरनाक है, क्या पता वो कब क्या कर दे। फिर गैजुटल कहता है कि अगर उन्होंने पैक्ट किया तो जो लोग राय को गॉड मानते हैं वो भी उन्हें दुश्मन समझने लगेंगे। फिर लॉर्ड कहने लगता है कि तब भी मैं उसकी खुशी के अलावा कुछ नहीं चाहता। फिर अगले सीन में हम गैजुटल और फ्रैंक को देखते हैं। गैजुटल फ्रैंक को देख के कहता है कि क्या लॉर्ड ने तुम्हें दोबारा बुलाया था। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि उन्हें लगता है कि मैं कोई संदेश पहुंचाने वाला कबूतर हूँ। वो जबरदस्ती मुझसे ऐसे मैसेज डिलीवर कराते हैं जिसका कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद फिर फ्रैंक कहता है कि खैर छोड़ो, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहोगे, रजस मुझे मिल नहीं रहा। इस पर फिर गैजुटल कहता है कि नहीं, तुम राय के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी ना करना, तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हें रखने के लिए वो अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा है। तभी वहाँ पर वो रॉकी आ जाता है और कहने लगता है कि ये तो वही इंसान है जिसकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है। मैंने सुना है कि तुम लड़ने के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हो, प्लीज मेरे साथ लड़कर देखो। इसके बाद फिर वो रॉकी फ्रैंक से कहता है कि तुमने किसी तरह की अजीब पावर का यूज किया है ना, मैं देखना चाहूंगा तुम जैसे कुत्ते ने कौन सी अजीब सी चीज इस्तेमाल की है जो राय जैसा व्यक्ति तुम्हें अपने साथ रख रहा है। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि ठीक है, किसी ऐसे से लड़ना जो मुझसे नफरत करता हो, शायद ये मजेदार होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फाइट करने के लिए ग्राउंड में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि इनके बीच में जोरदार फाइट होने लगती है। इसके बाद फिर वो रॉकी फ्रैंक को चकमा देकर उसके पीछे आ जाता है और कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हें इतना ही दम था। ये देखकर फिर गैजुटल कहता है कि कमीना रॉकी, क्या वो इसे खुद पर काबू करना कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक और रॉकी के आगे झुककर नीचे ग्राउंड में बैठ जाता है। फिर वो रॉकी फ्रैंक से कहने लगता है कि तू तो कुत्ते से भी बदतर है, चल मुझसे पूरी ताकत से लड़, मुझे वो ताकत दिखाओ जिसे तुमने मेरे साथियों को मारा था। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक अपना सोल वेपन निकाल लेता है और रॉकी के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद फिर रॉकी भी अपनी पावर से फ्रैंक के ऊपर आग के गोले छोड़ने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉकी फ्रैंक को जमीन पर पटक देता है और रॉकी कहने लगता है कि हमें भी राय के साथ रहने की इजाजत नहीं है, लेकिन ये नीच इंसान उनके साथ क्यों रह रहा है। इसके बाद फिर फ्रैंक खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम उनके बारे में जानते ही क्या हो। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक दोबारा से रॉकी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सडनली वहाँ पर एकदम इतना बड़ा धमाका हो जाता है और हम देखते हैं कि राय और लॉर्ड वहाँ पर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि फ्रैंक ने एक भयानक रूप ले लिया होता है, जिसे देखकर फिर लॉर्ड कहते हैं कि अब इसका क्या करें हम। इसके बाद हम देखते हैं कि राय फ्रैंक के नजदीक जाने लगता है। राय को नजदीक आता देख फ्रैंक उसके ऊपर भी हमला कर देता है। इस हमले से राय के गाल में एक कट लग जाता है जिससे वहाँ पर ब्लड निकलने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राय इसी ब्लड से वहाँ पर ब्लड की बारिश कर देता है। तभी वहाँ पर फ्रैंक अपने सोल वेपन से राय के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगता है। हम देखते हैं कि राय उसके सोल वेपन को आसानी से पकड़ लेता है। इसके बाद फिर राय फ्रैंक के चेहरे से ब्लड निकाल कर अपने ऊपर पैक्ट कर लेता है। हम देखते हैं कि राय फ्रैंक को जान से नहीं मारता बल्कि उसे बेहोश कर देता है। इस पर फिर लॉर्ड कहने लगते हैं कि राय तो तुम्हारा ये फैसला है। फिर अगले सीन में हम फ्रैंक को देखते हैं जिसको होश आ गया होता है। इसके बाद फिर फ्रैंक तैयार होकर राय के पास चला जाता है। फिर राय फ्रैंक से कहने लगता है कि तुम होश में आ गए, तुम्हें जल्द ही लॉर्ड के पास बुलाया जाएगा, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। लगता है तुम्हें और मुझे दोनों को काफी लोगों से नफरत मिली है। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि मेरे लिए कुछ नया नहीं है। फिर राय कहता है कि यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए अजीब है। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि क्या अब ये पूछने का कोई मतलब है। इसके बाद फिर राय फ्रैंक से कहने लगता है कि फ्रैंक, हम दोनों ब्लड से जुड़े हैं, क्या तुम्हें हमारी सोल्स के बीच का एक्सचेंज मंजूर है। इसके बाद फिर फ्रैंक झुक कर कहता है कि जी मास्टर, एक ब्लड पैक्ट तब होता है जब एक नोबल एक इंसान का ब्लड कंट्रोल करने लगता है, पर इसकी एक और शर्त होती है, दोनों ही पार्टी को पैक्ट करते हुए कुछ देने और लेने की इच्छा होनी चाहिए। मास्टर, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। इसके बाद फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर गैजुटल प्रिंसिपल फ्रैंक के घर पर होता है। गैजुटल फ्रैंक से कहता है कि मैं आज तक सोचता हूँ कि उस दिन मुझे तुम्हें पैक्ट फॉर्म करने से रोक देना चाहिए था। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि तब तुम्हारा मतलब है कि उनका उस मैंशन में ही अकेले जिंदगी भर रहना उनके लिए सही रहता कि वो अकेले रहते पूरी जिंदगी भर। फिर गैजुटल कहता है कि अब मेरे पास राय के बारे में जानकारी देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, अच्छा होता कि वो मेरे साथ ही चलते। इस पर भी फ्रैंक कहता है कि तुमने मास्टर की इच्छा सुनी है ना। फिर गैजुटल कहता है कि अगर वो अपनी बेगुनाही साबित कर दे तब उन्हें दोबारा लोकेडेनिया में जीने की परमिशन मिल जाएगी। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सीरिया और रेजिस गैजुटल के पास आ जाते हैं। फिर रेजिस अपने ग्रैंडफादर गैजुटल से कहने लगता है कि क्या आप जा रहे हैं। इस पर फिर गैजुटल कहता है कि हाँ, सुबह ही। इसके बाद फिर गैजुटल रेजिस से कहते हैं कि रेजिस, मुझे यकीन है तुम एक दिन मेरी जगह लोगे, तुम हमेशा ऐसा नहीं रह सकते, तो इसलिए जब तक वो दिन आए तुम यही रहो और वो चीजें हासिल करो जो तुम्हें कहीं ना मिले। सीरिया, रेजिस का ध्यान रखना। फिर सीरिया कहती है कि आप चिंता ना करें। फिर गैजुटल कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों वही करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि गैजुटल अब की प्रेजेंट लॉर्ड रेस्किरिया के पास आ जाता है। रेस्किरिया कहती है कि वो एक मिस्टेक थी। इस पर गैजुटल कहता है कि हाँ। फिर लॉर्ड रेस्किरिया कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही,
तुम्हारा मतलब उन जैसे दोनों ने एक ही मिस्टेक की। इस पर फिर गैजुटल कहता है कि जी हाँ। इस पर फिर रेस्किरिया कहती है कि तब मैं तुम्हारा माइंड पढ़ूंगी। फिर गैजुटल कहता है कि मेरे माइंड को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। फिर रेस्किरिया कहती है कि तो सीरिया का क्या ख्याल है, वो अब भी एक क्लैन लीडर है, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे वो मेरी पावर से नहीं लड़ सकती। इसके बाद फिर रेस्किरिया कहती है कि रजस, सीरिया को यहाँ लाओ और गैजुटल को जेल में डाल दो। तभी वहाँ पर रजस का भाई रायल आ जाता है और कहने लगता है कि सीरिया को लाने के लिए मैं बेटर चॉइस हूँ, आखिरकार हम एक दूसरे को जानते हैं। इस पर फिर लॉर्ड रेस्किरिया कहती है कि तो ठीक है रायल, तुम्हें किसी भी हालत में सीरिया को यहाँ पर लाना होगा। तो इसी के साथ हमारा ये 9th एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अब हम देखेंगे 10th एपिसोड। इस एपिसोड की शुरुआत में हम रायल को देखते हैं जो कि सीरिया को ले जाने के लिए स्कूल में आ जाता है। तभी वहाँ पर ये तीनों भी आ जाते हैं। फिर M21 रायल से पूछने लगता है कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। इसके बाद फिर रायल पीछे से आकर M21 को एक पंच मार देता है और कहता है कि ओ तुम तो मॉडिफाइड ह्यूमन हो। तभी वहाँ पर रेजिस और सीरिया भी आ जाते हैं। रेजिस रायल से कहने लगता है कि रायल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रायल सीरिया को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि सीरिया आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुम कैसी हो, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ, तुम्हें प्रपोज करने के बाद से मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। रायल कहता है कि मैं हाल ही में सजा से मुक्त हुआ हूँ, मैं 10 साल अकेले एक कमरे में बंद रहा था। सीरिया तुम मानोगी नहीं लेकिन मैं पूरा दिन तुम्हें ही सोचता रहता था। फिर रेजिस रायल से कहने लगता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। इस पर फिर रायल रेजिस से कहता है कि रेजिस तुम कभी चुप नहीं रह सकते है ना। ये कहते ही रायल रेजिस का गला पकड़ लेता है और उसे ऊपर उठा लेता है। फिर रायल कहता है कि तुम अभी भी नहीं बदले, अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। ये देखकर फिर टोक्यो कहता है कि इसने आसानी से रेजिस को पकड़ लिया। फिर रायल कहता है कि तुम इन बंदों को जानते हो, मुझे नहीं लगता सीरिया को ऐसे कचरों के साथ रहना चाहिए। इसके बाद फिर सीरिया रायल से कहने लगते हैं कि रायल प्लीज रुक जाओ अब। ये सुनकर फिर रायल रेजिस को छोड़ देता है और कहने लगता है कि वैसे भी मैं जब चाहूँ इसे मार सकता हूँ, खैर इसे छोड़ो, सीरिया तुम मेरे साथ वापस चलो। इस पर फिर सीरिया कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। फिर रायल कहता है कि अच्छा, क्या तुम्हें ये कहना चाहिए, तुम अच्छे से जानती हो मैं इंतजार करने वालों में से नहीं हूँ। फिर सीरिया कहने लगती है कि तुम्हारा क्या तुम्हें ये करना चाहिए, अगर तुमने यहाँ हंगामा किया तो क्या तुम्हारे बड़े भाई रजस को नहीं पता चलेगा, अगर अब और कुछ कहना नहीं रह गया हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। इस पर फिर रायल कहता है कि फिलहाल मैं पीछे हट जाता हूँ लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। ये कहकर रायल वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि M21 बेहोश होने लगता है। M21 को देखकर फिर टोक्यो कहता है कि M21 क्या हो गया तुम्हें। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब प्रिंसिपल के घर पर इकट्ठे होते हैं और वो रायल के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि कैसे रायल सीरिया को वापस लेने आया है। वहाँ पर टोक्यो कहता है कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम वहीं पर थे लेकिन हम उसे नहीं रोक पाए। इस पर फिर रेजिस कहने लगता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम उसके मुकाबले के थे ही नहीं, उसका नाम रायल केरेटिया था, केरेटिया क्लैन का प्योर ब्लड। इस पर फिर प्रिंसिपल फ्रैंक कहता है कि केरेटिया क्लैन, तो वो यहाँ पर किस काम से आया है। इस पर फिर टाओ कहने लगता है कि उसने कहा था वो सीरिया को घर ले जाने के लिए आया है और तो उसने ये भी कहा था कि उसने सीरिया को प्रपोज भी किया है, क्या ये सच है। इस पर फिर सीरिया कहने लगती है कि उसने मुझे पास्ट में जरूर प्रपोज किया था, मेरा मना करने के बाद वो तुरंत गुस्सा हो गया और आसपास की चीजें तोड़ने लगा। इसके बाद फिर उसके बड़े भाई रजस ने उसको पकड़ लिया और सजा के तौर पर उसको कैद कर दिया। सीरिया कहती है कि मुझे पता नहीं था कि वो अब छूट गया है। इसके बाद फिर टोक्यो कहता है कि हम उसकी चाल तक को नहीं समझ पाए। रेजिस वो तुमसे बड़ा तो नहीं लग रहा था, वो इतना ताकतवर कैसे है। इस पर फिर रेजिस कहता है कि वो मुझसे 2 गुना बड़ा है। इस पर फिर टाओ कहता है कि क्या, तो तुम कितने साल के हो। इस पर फिर रेजिस कहता है कि मैं 199 साल का हूँ। ये सुनकर फिर टोक्यो और टाओ के चेहरे के तो होश ही उड़ जाते हैं और कहने लगते हैं क्या 199 साल। इसके बाद फिर टाओ टोक्यो के कान में कहने लगता है कि ये साला तो बुढ़ा है। ये देखकर फिर रेजिस कहता है कि ओ तुम उसके कान में क्या कह रहे हो। इस पर फिर टाओ कहता है कि नहीं कुछ नहीं। फिर रेजिस कहता है कि जो भी हो रायल पीछे हटने वालों में से नहीं है, वो जरूर कुछ करेगा। फिर अगले सीन में हम M21 को देखते हैं जो कि अभी भी बेहोश होता है। हम देखते हैं कि उसका इलाज फ्रैंक कर रहा होता है। इसके बाद फिर वहाँ पर टाओ और टोक्यो भी आ जाते हैं और फ्रैंक से पूछने लगता है कि M21 की हालत कैसी है अब। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि चिंता मत करो, वो लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया है। ये सुनकर फिर टाओ कहता है कि इतनी गंभीर चोट से। फिर फ्रैंक कहता है कि हाँ ये चोट गंभीर तो थी पर इसकी रीजनरेशन स्पीड बहुत बढ़िया थी, शायद मास्टर ने इसकी पावर बाहर निकाली थी इस वजह से। इस पर फिर टाओ कहता है कि ये तो अच्छी बात है। फिर फ्रैंक इन दोनों से कहने लगता है कि पर अच्छा लगने के बावजूद तुम लोगों के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं। इस पर फिर टाओ कहता है कि हम खुद पर शर्मिंदा हैं, हम उस बंदे के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाए, हम बस उसे M21 को चोट पहुंचाते हुए देखते रह गए। फिर टोक्यो फ्रैंक से कहने लगता है कि इसलिए हम आपसे कुछ चाहते हैं, हमें प्लीज और पावर दे दीजिए, आपकी नॉलेज और इन फैसिलिटी से आप ऐसा कर सकते हैं है ना। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि ओ
मुझे तो लगा था तुम लोग दोबारा रिसर्च सब्जेक्ट नहीं बनना चाहते। फ्रैंक कहता है कि ये खतरनाक हो सकता है। इस पर फिर ये दोनों कहते हैं कि हमें पता है। फिर फ्रैंक इन दोनों से पूछने लगता है कि कौन सी ताकत ऐसे खतरे का कारण है। इस पर फिर टोक्यो कहता है कि हमें अपने दोस्तों को बचाने के लिए ताकत चाहिए। फिर टाओ कहता है कि जब हमारे पास जाने के लिए रास्ता नहीं था तब M21 हमारे लिए आगे आया था। फिर टाओ कहता है कि हम जानते हैं ये कहना सही नहीं रहेगा, लेकिन प्लीज हम भीख मांगते हैं आपसे। फ्रैंक कहता है कि M21 ये सुनकर बहुत खुश होगा। ठीक है, चलो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके बाद फिर हम रेजिस और सीरिया को देखते हैं। रेजिस सीरिया से कहने लगता है कि ये काफी दिक्कत वाला काम होने वाला है ना। तब से अब तक उसमें कुछ नहीं बदला। मुझे नहीं पता कि वो अपने समझदार भाई की परछाई में छुपा है, पर इसका एटीट्यूड बहुत घटिया है और उसका लगाव तुमसे इसलिए होगा कि वो क्लैन को हथियाना चाहता है, एक यंग क्लैन लीडर से मैरिज करके। रेजिस कहता है कि मैं तब से तुम्हारे साथ हूँ जब से हम छोटे थे और तुम मेरे लिए एक परिवार की तरह हो। मैं उसे उसके हिसाब से नहीं चलने दूंगा। ये सुनकर फिर सीरिया रेजिस के सर पर हाथ रख देती है। इस पर फिर रेजिस कहता है कि सीरिया ये क्या कर रही हो तुम। फिर सीरिया कहती है कि रेजिस तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल भी मेरे टाइप का नहीं है। प्लीज अब जाकर सो जाओ, मैं भी अपने रूम में जाकर सो रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि सीरिया आसमान में उड़कर कहीं जाने लगती है और इसकी भनक राय को भी लग जाती है। इसके बाद फिर राय सीरिया के पास जाने लगता है। तभी उसके सामने फ्रैंक आ जाता है और कहने लगता है कि मास्टर प्लीज इसे मुझे संभालने दीजिए। अगर आपने कोई एक्शन लिया तो नोबल्स को आपके होने का पता चल जाएगा। इस पर फिर राय कहता है कि तुम्हारी इस सिचुएशन में ये तुम्हारी काबिलियत से बाहर है, वो केटिया क्लैन का प्योर ब्लड है ना। फिर राय फ्रैंक से कहने लगता है कि फ्रैंक मैं तुम्हारी पावर की सील को हटाता हूँ। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि थैंक यू मास्टर। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीरिया रायल के पास आ जाती है। सीरिया को देखकर फिर रायल कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैंने तुम्हारा नाम लिया और तुम यहाँ पर ही आ गई। इस पर फिर सीरिया कहती है कि मैं तुमसे बात करने आई हूँ। फिर रायल कहता है कि मुझसे बात? क्या तुम मुझे डेट के लिए इनवाइट करने आई हो? इस पर फिर सीरिया कहती है कि मैं बस एक बात करने आई हूँ। ऐसी कौन सी बात थी जो तुमने कहा कि मुझे दुख होगा? इस पर फिर रायल कहता है कि ये एक सीक्रेट है। मैं चाहता हूँ कि मेरी फीलिंग तुम्हें मेरे पास लाए। मेरी फीलिंग अब भी नहीं बदली है। तुम एक सुंदर सभ्या नोबल हो, तुम सिर्फ मेरे साथ सूट करती हो। और तब भी उन्होंने तुम्हें रेजिस को बेबी सीट करने के लिए छोड़ दिया, जिस वजह से तुम नीच बेवकूफ इंसानों के कांटेक्ट में आ गई हो। लेकिन मैं तुम्हें इसमें नहीं घसीटूंगा, मेरे साथ तुम हमेशा खुश रहोगी। इसलिए सीरिया प्लीज मुझसे शादी कर लो, आई लव यू। फिर सीरिया कहने लगती है कि तुमने उन लोगों को नीच बेवकूफ कहा, मैंने कभी भी उनके साथ रहकर भी ऐसा नहीं सोचा। स्कूल, कुकिंग, फ्रेंड, मैंने बहुत सी नई चीजें सीखी हैं यहाँ पर। और जिस जगह मैं रहना चाहती हूँ वो तुम्हारे साथ नहीं है, वो यहाँ इनके साथ है। इस पर फिर रायल कहता है कि तुम मेरी जगह उन्हें चुन रही हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। चलो ना सीरिया, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो है ना। फिर सीरिया कहने लगती है कि जब तक तुम ये नहीं समझ जाते मैं तुम्हारा हाथ नहीं थामूंगी, कभी भी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्रैंक भी आ जाता है और रायल से कहने लगता है कि लगता है कि तुम कभी भी एक लेडी को ट्रीट करना नहीं सीख पाओगे, तब क्यों ना मैं ही तुम्हें सिखा दूं लिटिल बॉय। फिर रायल फ्रैंक से कहने लगता है कि तुम कौन हो, तुम इससे दूर रहो। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि अगर मैं रहता तो तुम उसे मार देते। फिर सीरिया फ्रैंक से कहने लगते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आ गए। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि मुझे इससे कुछ काम है। इसके बाद फिर फ्रैंक रायल से कहता है कि रायल अब सीधा पॉइंट पर आते हैं, तुम इस कंट्री में क्यों आए हो, तुम्हारा असली मकसद क्या है। इस पर फिर रायल कहता है कि चुप रहो। इसके बाद हम देखते हैं कि रायल फ्रैंक के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो फ्रैंक का बाल भी बाका नहीं कर पाता। फिर फ्रैंक रायल से कहता है कि कहना पड़ेगा तुम काफी हिम्मत वाले हो जो मेरे एक स्टाफ को चोट पहुंचा दी। यहाँ पर फ्रैंक M21 की बात कर रहा है। फ्रैंक कहता है कि मेरे एक बंदे को चोट आई है, अब क्या तुम ऐसे किसी जवाब के साथ आ सकते हो जिसे मुझसे संतुष्टि मिले। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक रायल के ऊपर एक हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। हम देखते हैं कि रायल फ्रैंक की पावर के आगे नहीं टिक पाता और रायल के हाथ में चोट लग जाती है। फिर फ्रैंक रायल से कहने लगता है कि क्या हुआ, प्रीवियस क्लैन लॉर्ड जिसने तुम्हें वो सोल वेपन दिया था वो तो रो ही रहे होंगे। इस पर फिर सीरिया कहती है कि नामुमकिन, सिर्फ रजस ही कैटिया क्लैन का सोल वेपन इस्तेमाल कर सकता है। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि तब भी मैंने एक पल के लिए प्रीवियस क्लैन लॉर्ड की स्पिरिट महसूस की थी, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। फिर रायल फ्रैंक से कहने लगता है कि तुम कौन हो। फिर फ्रैंक रायल से कहता है कि अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो अपनी पूरी ताकत के साथ आओ, वरना तुम मारे जाओगे। इस पर फिर रायल कहता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो, ये मेरा अकेले का सोल वेपन है। इसके बाद हम देखते हैं कि रायल अपना एक सोल वेपन निकाल लेता है जिसका नाम ग्रांडिया होता है। फिर रायल फ्रैंक से कहता है कि मेरे डैड की दी हुई इस पावर के साथ मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। इसके बाद फिर रायल अपने सोल वेपन से फ्रैंक के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन फ्रैंक के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इस पर फिर फ्रैंक जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रेजिस भी सीरिया के पास आ जाता है और सीरिया से कहने लगता है कि सीरिया क्या तुम ठीक हो। वो कमीना रायल
अपनी हद पार कर रहा है। इस पर फिर सीरिया रेजिस से कहते हैं कि रेजिस मैं इस लड़ाई को रोकूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सीरिया अपने सोल वेपन से रायल के ऊपर हमला कर देती है। हमला करने के बाद सीरिया रायल से कहती है कि प्लीज यहाँ से चले जाओ। फिर रायल सीरिया से कहता है कि क्या तुम सच में मुझसे लड़ने का सोच रही हो। इस पर फिर सीरिया कहती है कि हाँ। फिर रायल कहता है कि क्यों तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ फिर भी। फिर सीरिया कहती है कि प्लीज यहाँ से चले जाओ, ये आखिरी वार्निंग है तुम्हारे लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि रायल लॉर्ड रेस्किरिया का ऑर्डर दिखाने लगता है, जिसे देखकर रेजिस और सीरिया के चेहरे के तो होश ही उड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि ये दोनों उस ऑर्डर के आगे झुक जाते हैं। उस ऑर्डर में लिखा होता है कि क्लैन लीडर सीरिया अपने मिशन को छोड़कर लॉर्ड के समन पर तुरंत आए। इस पर फिर सीरिया कहती है कि समझ गई, और रेजिस मन ही मन में सोचने लगता है कि लॉर्ड ने सीरिया को बुलाया, ऐसा क्यों किया होगा। फिर रेजिस रायल से कहता है कि तो मैं भी आऊंगा। इस पर फिर रायल कहता है कि नहीं, तुम नहीं आओगे, ये भी लॉर्ड का ऑर्डर है। फिर रायल सीरिया से कहता है कि चलो सीरिया, गैजुटल तुम्हें मिलने के लिए बहुत बेताब है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीरिया रायल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और फ्रैंक से कहने लगती है कि प्लीज रेजिस का ध्यान रखना। फिर अगले सीन में हम फ्रैंक और राय को देखते हैं। फ्रैंक कहता है कि रायल को यहाँ आने के लिए लॉर्ड ने ऑर्डर दिया था। ऐसा लगता है कि गैजुटल के हालात सही नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए क्योंकि उसने हमारे बारे में नहीं बताया। मास्टर आप क्या करना चाहेंगे। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और फ्रैंक और रेजिस को देखते हैं। फ्रैंक रेजिस से कहने लगता है कि तुम उदास क्यों लग रहे हो, अगर तुम्हें सीरिया की चिंता हो रही है तो उसके पीछे चले जाओ। इस पर फिर रेजिस कहता है कि नहीं, ये लॉर्ड का ऑर्डर है। फिर फ्रैंक कहता है कि क्या तुम किसी भी ऑर्डर को फॉलो करोगे जब तक वो ऑर्डर हो, या फिर तुम्हें सीरिया से ज्यादा अपनी फिक्र है। इस पर फिर रेजिस कहता है कि बिल्कुल नहीं। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि चलो तैयार हो जाओ, चलो तुम्हारे होमलैंड चले, लुकेडेनिया। वही दूसरी तरफ हम लुकेडेनिया में देखते हैं कि ये लड़की लॉर्ड से कह रही होती है कि सीरिया यहाँ पर आ रही है। इस पर फिर लॉर्ड रेस्किरिया कहती है कि अच्छा। फिर ये लड़की कहती है कि शायद वो दिन भी करीब है जब वो गद्दार यहाँ पर आएगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लड़की राय के बारे में बात कर रही होती है। तो इसी के साथ हमारा ये 10th एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलना। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।